गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हमने अपना नया एएस करना है, एएस 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। इसमें हम कुछ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस है उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलो हम बात करते हैं, जरा पहले अपने टॉपिक पे ही चलते हैं सीधा। इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस हैं, वो डेफिनेशंस लिखते हैं, फिर मैं आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देता हूँ। पहले जरा डेफिनेशंस लिख लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर डेफिनेशन आइटम्स। मॉनिटरी आइटम्स। मॉनिटरी आइटम्स क्या होते हैं बच्चे? कैश, बैंक मॉनिटरी आइटम है। मीन्स मनी एंड which are receivables or payables in the form of money, means trade receivables and trade payables, ये सब मॉनिटरी आइटम्स हैं हमारी। और नॉन मॉनिटरी एसेट्स हमारी कौन सी हैं? फिक्स्ड, जो डायरेक्टली मनी की फॉर्म में रिसीवेबल्स और पेबल्स नहीं है, मींस कैश और कैश इक्विवेलेंट एंड ऑल रिसीवेबल्स एंड पेबल्स आर मॉनिटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनिटरी एसेट्स। तो जी सबसे पहले जरा डेफिनेशन से देखते हैं हम लोग यहाँ पर। मॉनिटरी आइटम्स क्या है जी? दीज are money held and assets and liabilities to be received or paid in fixed or determinable amount of money। क्या कह रहे जी? मॉनिटरी आइटम्स क्या है? मनी हेल्ड मींस, मनी हेल्ड मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मनी हेल्ड मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड इट इज टू बी रिसीव्ड और पेड इन द फिक्स्ड और डिटरमिनेबल अमाउंट ऑफ मनी। टू बी रिसीव्ड मतलब रिसीवेबल्स एंड पेड मतलब पेबल्स। ये तो थी जी मॉनिटरी आइटम्स। अगर हम यहाँ बोले मॉनिटरी एसेट्स तो उसमें क्या आएगा? ऑल मनी हेल्ड एंड assets to be received in fixed or determinable amount of money। सेकंड आता है नॉन मॉनेटरी आइटम्स। assets and liabilities other than monetary items। एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है सिक्योरिटीज में, वो भी हमारी नॉन मॉनेटरी एसेट्स हो सकती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना तो हमारी मनी है और ना ही हमारी क्या है जी रिसीवेबल इन द फॉर्म ऑफ मनी, और ना ही फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट होता है उसमें अमाउंट भी चेंज हो सकता है मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। ये है जी हमारे पास मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एसेट, जिसकी डेफिनेशन की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस टॉपिक के अंदर। इसके बाद एक डेफिनेशन हमने और लिखनी है, ये नोट कर लें आप, फिर मैं रब कर देता हूं।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फॉरेन ऑपरेशन। इसमें लिखेंगे इट इज ए subsidiary comma associate comma joint venture and branch of the reporting enterprise the activities of which are based on conducted in a country other than the country of reporting enterprise. डेफिनेशन देखो जरा बच्चों, ऑपरेशन क्या है हमारे पास, कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो हम रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, हम अपनी बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज मतलब वो एंटिटी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। हमारी जो लोकल कंट्री हमारी इंडिया है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज क्या है? रिपोर्टिंग एंटरप्राइज मतलब वो एंटिटी को हम रिपोर्ट कर रहे हैं या मेंटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स वो कंपनी या वो एंटिटी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, जिसकी बुक्स हम मेंटेन कर रहे हैं, जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं या जिस पर हम एप्लीकेबल करने वाले हैं, वो हमारी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है यहाँ पर। तो इसीलिए कहता है जी कोई भी सब्सिडरी कंपनी जिसमें हमारा मोर देन 50% शेयर्स हो या हमारा कंट्रोल हो उसमें, ऐसी कोई भी एंटिटी। एसोसिएट जिसमें हमारा 20% से ज्यादा का शेयर्स हो, या फिर हमारे पास उसके फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का राइट है। नेक्स्ट जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब हमने किसी और एंटिटी के साथ मिलकर कोई स्पेसिफाइड पर्पस के लिए कोई स्पेशल एंटिटी मेंटेन की है, दैट इज जॉइंट। और ब्रांच, ब्रांच आप लोगों ने पढ़ा ही है ब्रांच के चैप्टर में कि ब्रांच क्या होता है कि हम अपने ही होगा तो अपने ऑपरेशंस को फॉरेन में किसी भी कंट्री में ऑपरेट करते हैं, चाहे वो इंटीग्रल ब्रांच के थ्रू या नॉन। कहता है कि इज ए सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज द एक्टिविटीज ऑफ व्हिच आर बेस्ड और कंडक्टेड इन ए कंट्री अदर देन द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। मींस हमारी कंट्री अगर इंडिया है तो किसी कंट्री में उनकी एक्टिविटीज चल रही है। तो ये क्या कहना चाह रहा है जी, ये कहता है फॉरेन ऑपरेशन क्या है, ये ऐसी सब्सिडियरी एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर और ब्रांच हैं, हम एसोसिएट जॉइंट वेंचर और ब्रांच हैं जिनकी एक्टिविटी है किसी और कंट्री में, हमारी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में उनकी एक्टिविटीज कंडक्ट की जा रही हैं। तो ये हमारे पास है जी फॉरेन ऑपरेशंस। मींस हमारा कोई भी ऑपरेशन फॉरेन कंट्री में मेंटेन हो रहा है। हमारा ऑपरेशन कैसे हो सकता है, तो हमारी ब्रांच के थ्रू या सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। हमने सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर का यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है जी, ये आप लोग सेकंड ग्रुप में करेंगे कंसोलिडेशन के चैप्टर में, वहां भी आपके पास फॉरेन ऑपरेशन वाला टॉपिक नहीं है। फॉरेन ऑपरेशन वाला टॉपिक आप लोगों के पास आएगा फाइनल में आप करेंगे, तो यहाँ नहीं। ब्रांच आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आने वाला है। तो हम यहाँ पर बात जो हमारा स्कोप है इस AS11 का, एक तो हमें इसमें करना है जी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, ये पढ़ेंगे AS11 में। सेकेंड इस AS11 का टॉपिक है हमारे पास फॉरवर्ड कंट्री।
इसे भी आप यहीं पर पढ़ेंगे AS11 का टॉपिक है फॉरेन ऑपरेशंस। इसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ब्रांच अकाउंटिंग के चैप्टर। तो इसे यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे। हमने वहां भी बात की थी कि जो फॉरेन ब्रांच का हमारा टॉपिक है वो AS11 से इंस्पायर्ड है, AS11 का टॉपिक है, लेकिन हमारे पास ब्रांच का एक स्पेसिफिक चैप्टर है, इसीलिए ICAI ने उसका AS11 को फॉरेन ब्रांच का टॉपिक उठाकर आपके ब्रांच के चैप्टर के साथ ही डाल दिया, ताकि आप एक ही समय पर या एक ही चैप्टर के अंदर ब्रांच के सारे टॉपिक्स अच्छे से करें। तो यहाँ पर हमें टॉपिक नहीं करना, हमें यहाँ इसी AS11 में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दो ही टॉपिक करने हैं। पहले हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम उसके बाद कवर करेंगे। अगर आज की क्लास में कवर हो गए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम कवर करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को ही कवर करेंगे। अब जरा सुने जरा ध्यान से, ये AS11 है क्या? AS11 कहता है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ये हमारे पास क्या कहता है जी? हमारे पास इसने एक बात बोली फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। अब हम बात करें व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ऐसी ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में रिपोर्ट की जाती हैं, मींस वो सब ट्रांजैक्शन जिनकी डीलिंग फॉरेन करेंसी में की जाती है। फॉर एग्जांपल परचेज और सेल थ्रू फॉरेन करेंसी या थ्रू फॉरेन कंट्री। हमने परचेज की किसी, चाहे US से, UK से, या सेल भी की किसी अदर कंट्री में, या लोन एक्वायर किया कहीं से, या लोन की इंस्टॉलमेंट पे की, ये सब की सब हमें फॉरेन करेंसी में करनी पड़ेगी। मींस ऐसी सब ट्रांजैक्शन जो हम अदर देन हमारी करेंसी में कर रहे हैं, मींस अदर देन इंडियन नेशनल रुपीज में कर रहे हैं, एंटरप्राइज कर रहे हैं, चाहे वो US है, US की करेंसी है US डॉलर, चाहे कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, चाहे आपका पाउंड है, चाहे यूरो है, चाहे येन है, ये सब की सब हमारी क्या है, करेंसीज अदर देन रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। तो इनमें कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम करेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री से, किसी भी कंपनी से हो, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज में कोई भी ट्रांजैक्शंस करेंगे फॉरेन करेंसीज में, तो वो हमारी इस AS11 के अंदर आ जाएगी, और उस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ये AS11 इसी के ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। ये कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के दो ट्रीटमेंट। सबसे पहला तो जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की, एज पर हमारा कंट्री उसी दिन पास कर देते हैं, ठीक है जी। अकाउंटिंग इसमें कुछ खास नहीं है, बेसिकली यही है कि किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करनी है। इसमें रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है जी? आपको सबसे पहला काम करना है कि जिस दिन आप ट्रांजैक्शन करोगे उस दिन आपको उसकी जनरल एंट्री पास करनी है, उसी दिन बुक्स में रिकॉर्ड करना है। और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जनरल एंट्रीज आपको अपनी बेसिक अकाउंटिंग से आती है। चाहे हमने परचेज की है फॉरेन करेंसी से तो हम परचेज टू क्रेडिटर की एंट्री करते हैं, पेमेंट की तो परचेज टू बैंक, सेल की तो डेटर टू सेल, या फिर अगर कैश सेल है तो बैंक टू सेल्स। तो अब इस केस में कहता है कि उस दिन रिकॉर्ड किस अमाउंट पे की जाए। हम कहते हैं कि आपको ये पता है कि फॉरेन करेंसी में कितना अमाउंट है, 1000 US डॉलर है, 1000 यूरो है, 100 यूरोज हैं, 100 दिनार हैं, 1 लाख दिनार है, 1 करोड़ दिनार है, ये अमाउंट हमें पता है। कहता है उसी दिन का कन्वर्जन रेट ले लें, मींस उसी दिन का उस पर्टिकुलर करेंसी से इंडियन नेशनल रुपीज का कितना एक्सचेंज रेट है, उस एक्सचेंज रेट पर अप्लाई कर आप इसे आज की बुक्स में रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जांपल हमने परचेज किए कुछ 1000 US डॉलर के किसी कंपनी से जो US में ऑपरेट कर रही है, और आज के दिन परचेज किए, आज डॉलर का रेट 77 रुपीज है, तो हम 77,000 पे अपनी बुक्स में एंट्री कर देंगे, परचेज टू क्रेडिटर 77,000 रुपीज। ये पहली चीज तो यही कहता है जी, कहता है जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन की उस दिन का रेट उठाओ और अप्लाई कर दो, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दो, सिंपल। सेकेंड थिंग जो इसमें आती है वो है जी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन मतलब ये AS11 कहता है कि ईच बैलेंस शीट डेट पर आपके पास जितनी भी आपकी फॉरेन करेंसी आइटम्स हैं जी, या फिर ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको फॉरेन एक्सचेंज में आपने डील किया था और वो आपके बुक्स में आज भी कहीं एसेट्स या लायबिलिटीज में मेंटेन है और आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो कहता है ईच बैलेंस शीट डेट आपकी जो फॉरेन करेंसी आइटम्स हैं, चाहे वो मॉनेटरी हैं चाहे नॉन मॉनेटरी हैं, वैसे नॉन मॉनेटरी आपकी नहीं होंगी फॉरेन करेंसी में, क्योंकि आपने अगर गुड्स परचेज कर दिए, सेल कर दिए, वो आपकी इन्वेंट्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेन फर्क पड़ता है मॉनेटरी आइटम से, रिसीवेबल और पेबल्स। तो कहता है जी कोई भी अगर हमारी बैलेंस शीट में फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम स्टैंड है, मींस कोई भी रिसीवेबल्स या पेबल है, हमारी एसेट या लायबिलिटी है जो हमें रिसीव करना है या पे करना है, कहता है उनको ईच बैलेंस शीट डेट पे दोबारा से असेस किया जाए। रीजन, आज हमने अभी एंट्री की थी, हमने कहा था $1000 की हमने गुड्स परचेज किए, तो हम बुक्स में 77 रुपीज पे रिकॉर्ड करते हैं। हम 31 मार्च 2021 को पहुंचे, तब डॉलर का रेट 80 रुपीज हो गया, तो हमारी लायबिलिटी क्या तब भी 77,000 रुपीज रहेगी? नहीं जी, उस पर्सन को तो हमने $1000 देने हैं। तो 31 मार्च को अगर हमने पे नहीं किया, तब तक हमारी बुक्स में क्रेडिटर स्टैंड रहे, तो उस दिन पे जब हम रीअसेस करेंगे तो हम चेक करेंगे कि $1000 देने और आज का रेट 80 रुपीज है, दैट मीन्स आज की डेट में हमारी लायबिलिटी 80,000 है। तो ये A7 यही कहता है कि आपके पास फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम जितनी भी बैलेंस शीट डेट पे स्टैंड है, उनका क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है, रिसीवेबल या पेबल है, उन सब को बैलेंस शीट डेट के रेट के अकॉर्डिंग रीअसेस किया जाए, दैट मीन्स दोबारा से रीमेजर किया जाए। तो इस लायबिलिटी को हम 80,000 में रिकॉर्ड कर देंगे, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो कहता है जो भी आपका डिफरेंस आता है मीन्स 77 और 80 के बीच का 3000, वो आप फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस के नाम से P&L में रिकॉर्ड करें। आपकी रेवेन्यू आइटम मीन्स 77,000 की लायबिलिटी हमारी 80,000 की हो गई, तो 3,000 का लॉस हो गया, तो ये लॉस P&L में फॉरेन एक्सचेंज लॉस के नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा जी। इतना सा एएस मालूम होता है। इसके अलावा एक हमारा इस एएस में आता है पैरा 46, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अपना रिकॉर्ड कर देते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक डेफिनेशन और लिख देते हैं जी हम, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की हमने नहीं लिखी अभी तक, वो लिख देते हैं और फिर चलते हैं जरा। इसे आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। मैंने फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लिखा है, अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की बात है तो समझ आ रहा है कि बात कर रहा है। which is dominated या based in foreign currency or requires settlement in foreign currency. Example, purchase or sale फॉरेन करेंसी या फिर बोरोइंग्स फ्रॉम कंट्री भी लिख सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं जरा, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की, तो हमने लिख लिया है यहाँ पर इनिशियल रिकॉग्निशन, जिसकी हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में। अब देखते हैं जी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे किसका है? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस का।
इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब अभी हमने बात की थी इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा, जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन जो भी एक्सचेंज रेट होगा उसी पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन all foreign currency transactions shall be reported in reporting currency by applying the rate on the date of transaction. ठीक है, कहता है जी जो भी हमारी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होगी वो रिपोर्ट की जाएगी रिपोर्टिंग करेंसी में। रिपोर्टिंग करेंसी मतलब अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी रिपोर्टिंग करेंसी इंडियन नेशनल रुपीस है। बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ मींस आज का जो रेट है उसी पे अप्लाई करके हम इसे रिपोर्ट करेंगे और आज के रेट को हम स्पॉट रेट बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर हम अगर कभी टर्म स्पॉट रेट यूज करेंगे तो समझ जाना है कौन सा रेट है। आज का रेट मींस ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। एक एक मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ, आप लोगों ने ऊपर वाला नोट कर लिया है, नहीं किया तो कर लो फटाफट से। मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों को दिखवाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर ए परचेज goods from John goods from US। देखिए यहाँ पर नाम लिखना वैसे जरूरी है, चलो लिख भी देंगे नाम। गुड्स फ्रॉम जॉन जो यूएस में है जी, फॉर $1000। आज है हमारी आज है 23rd 06/2020 for bus rate of US dollar on 23rd/06/2020। आज का रेट मान लेते हैं कि 77 रुपीज है। इस ₹77 इक्वल टू $1 मान लेते हैं 77 रुपीज है। कुछ पॉइंट्स में समथिंग 78 के रहा हूँ तो मान लिया हमने यहाँ 77। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए की बुक्स में हमें रिकॉर्ड करना है कि आज के दिन पे 23/06/2020 हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज के दिन पे हम क्या करेंगे इसकी बुक्स में एंट्री तो हमें पता है जी, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू
अभी हम मान के चल रहे हैं हमने इसे पैसे नहीं दिए हैं, तो टू जोन अकाउंट हमने रिपोर्ट किया, क्या होगा, $1000 है being goods purchased from zone dealers. For $1000, और आज का रेट कितना है, 1000 इंटू 77, तो दैट मीन्स ये हो गया जी 77,000। तो हम इसे रिपोर्ट कर देंगे जी 77,000। ये सिंपल सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है बच्चों। जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे आपको उसकी बेसिक जनरल एंट्री पता है, बट उस दिन का रेट उठाकर उसे रिपोर्ट कर दिया जाए उसी दिन के रेट के ऊपर। ये हमारा सिंपल सा एक AS11 का ट्रीटमेंट है इनिशियल रिकॉग्निशन का। इसके बाद हमने चलना है बच्चों सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन पे। सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन में मैंने आपको बताया ही है कि बैलेंस शीट डेट पे असेस किया जाएगा किसी भी, जो भी हमारी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स होगी उनको जो भी डिफरेंस होगा उसका वो P&L में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये हमारा पैरा 13 है, जो AS11 का पैरा 13 है जो ये बात करता है। इसमें हमारे दो पैरा हैं सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन के, एक पैरा 13 एक पैरा 46 और 46 है। पैरा 46 और की हम बाद में बात करेंगे, पहले पैरा 13 की बात करेंगे। मैं इसे रब कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोट करें। subsequent measurement. टॉपिक नंबर 2 पहला हमने लिखा था इनिशियल रिकॉग्निशन, दूसरा है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। इसमें भी एक आता है पैरा 13 जिसकी हमने बात करनी है यहाँ पर। पैरा 46 है कि अभी हमने कहा है कि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसमें पहले कुछ लिख देते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल आपको करवाता हूँ समझाने के साथ साथ। अकॉर्डिंग टू पैरा 13 of AS11 all foreign currency monetary items shall be remeasured
बाय अप्लाई द रेट on the date of balance sheet at each balance sheet date. Any profit or loss due to subsequent measurement of foreign currency monetary item shall be transferred to profit and loss account as foreign exchange profit and loss. ये क्या कह रहा है? According to para 13 of AS11, all foreign currency monetary item is all foreign, जो हमारा मनी होगी उसमें तो कोई फॉरेन करेंसी की बात ही नहीं है। अगर हमारे पास हो सकता है मनी कुछ फॉरेन करेंसी की टर्म्स में पड़ी हो, कुछ यूएस डॉलर वगैरह हमारे पास, या यूरोज वगैरह, पाउंड वगैरह या दिनार हमारे पास पड़े होंगे, तो उसे भी हम दोबारा से यहाँ रीमेजर करेंगे जो भी उस डेट का रेट हो। तो कहता है कि ऑल फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, चाहे कोई मनी पड़ी है, चाहे रिसीवेबल्स या पेबल्स है, शैल बी रीमेजर्ड। रीमेजर मतलब दोबारा से मेजर किए जा रहे हैं, अप्लाइंग द रेट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट का डेट होगा उसे ही अप्लाई करके दोबारा से रीमेजर, उनका अमाउंट दोबारा से निकाला जा रहा है एट ईच बैलेंस शीट डेट। आपको सिर्फ बैलेंस शीट डेट पर ही रीमेजर करना है, उससे पहले या बाद में कभी भी नहीं करना है। और कोई भी प्रॉफिट और लॉस आता है सब्सीक्वेंट ड्यू टू सब्सीक्वेंट any profit or loss due to subsequent of foreign currency transaction item shall be transferred to profit and loss account। तो कहता है कि इसके कारण अगर कोई भी subsequent measurement है, वैसे कोई भी प्रॉफिट और लॉस आता है ड्यू टू सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन आइटम शैल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट एज फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस। मींस कोई भी अगर हमारे पास इसमें डिफरेंस आ जाता है तो हम उसे P&L अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं जी, एग्जांपल नंबर 2, ऊपर वाले एग्जांपल को ही लिंक करवा रहा हूं। सपोज इन एग्जांपल, यही कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जांपल नंबर 1 लिख देते हैं। इन कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जांपल नंबर 1, rate of $1 as on 31st March 2021 is ₹80। हम मान लेते हैं कि 80 रुपए का है। एंड amount payable to Mr. John US is still $1,000। एज इट इज उसका अमाउंट खड़ा है, हमने 31 मार्च तक उसको पैसे नहीं दिए। मंदी चल रही है, हमारे पास नहीं है पैसे, हमने नहीं दिए। कहता है जी 31 मार्च को हम
क्या करेंगे, उस दिन 80 रुपये रेट हो गया जी, तो हम क्या करेंगे इसे प्रोवाइड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर एस 11 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करिए। तो इसमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा हमारा, हमने अभी बात की कि हमारे यहाँ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है जी, हमारी बुक्स में लाइबिलिटी 77,000 की थी लेकिन आज हो गई, तो मिस्टर जॉन को तो हम क्रेडिट कर देते हैं। मिस्टर जॉन अकाउंट 3,000 रुपीज से 77,000 था, 3,000 से हमने और क्रेडिट कर दिया, आज लाइबिलिटी हमारी 80,000 हो गई। बाकी डेबिट किसे करेंगे, वो डेबिट करेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 बी फॉरेन करेंसी बी फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट, ये लॉस है, लॉस, ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपने क्रेडिट कर दी, 3,000 रुपए से लायबिलिटी बन गई 77,000 की, ऑलरेडी बुक्स में स्टैंड है, 3,000 रुपए की वो स्टैंड हो गई है, और आपने फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 3,000 रुपए स्टैंड कर दिए, मींस अपना P&L में रिकॉग्नाइज करके एंट्री भी कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। साथ ही दूसरी एंट्री आप पास कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट 3,000 रुपए, ये एंट्री आपने पास कर दी। और ये हमारा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का टॉपिक हो गया AS 13, सॉरी पैरा 13 हमारा है AS 11 का। इसमें एक और पैरा है, पैरा 46 है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, आज की क्लास में वो कवर नहीं होगा। हमारे दो टॉपिक इस AS में बचे हैं, एक पैरा 46 और 46 है, एंड सेकंड हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक है जो हमने यहाँ करना है। हमारा एक हमने बात की थी जी फॉरेन ऑपरेशन है, फॉरेन ब्रांच, वो हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर नहीं होना है, वो हम ब्रांच के उसमें कर चुके हैं। तो हमारे दो टॉपिक बचे हैं, पैरा 46 से एंड कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद मैं आपको आपके जो नोट्स हैं उसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, इसे नोट कर लेना बच्चे।